Hello everyone, I hope you all are fit and fine. So let us start with our today's class. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आईटी एप्लीकेशंस में ये 3 तरह की चीजें होती हैं, ई गवर्नेंस, ई बिजनेस एंड ई लर्निंग, राइट। हमने ई गवर्नेंस कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज ई बिजनेस। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ई बिजनेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, ई बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक business, right? So now what does its definition say? It refers to any form of transaction. So we can write any form of transaction. Transaction से हम क्या समझते हैं? Exchange, right? So any form of transaction or exchange that uses an electronic medium to facilitate the transaction. Okay, so ये किसकी डेफिनेशन हो गई? ई बिजनेस की डेफिनेशन. What? Any form of transaction that uses electronic medium to facilitate the transaction. जब हम नॉर्मल बिजनेस की बात करते हैं तो तब क्या होता है, अगर आप कोई चीज, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसके एक्सचेंज में आप क्या पे करते हो? मनी पे करते हो, राइट? तो ये ऑफलाइन हो रहा है. आपको प्रोडक्ट मिला, आपने प्रोडक्ट के एक्सचेंज में आपने क्या दिया? मनी दिया, राइट? लेकिन अगर मैं कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज कर रही हूँ और उसके एक्सचेंज में जो पेमेंट कर रही हूँ वो भी ऑनलाइन कर रही हूँ, है ना? या इन केस अगर मैं, जरूरी नहीं है कि मनी ही ट्रांजेक्शन में, उसको एक्सचेंज में मनी ही दे रही हूँ, कुछ और दे रही हूँ, कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ, राइट? या कुछ और फैसिलिटीज दे रही हूँ उसके एक्सचेंज में, तो वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा? ई बिजनेस. उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, राइट? नाउ वन मोर टर्म इज देयर, ई कॉमर्स. ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, राइट? अभी बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स आपने देखे हैं, जैसे कि Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. वी नो इट वेरी वेल, राइट? तो ये सारी चीजें क्या है कि कैसे ट्रेड करते हैं, ऑनलाइन अपना बिजनेस चलाते हैं, राइट? तो इसको हम क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स वेबसाइट्स और ई कॉमर्स. नाउ जो ई बिजनेस होता है वो इंटरनेट बिजनेस भी हो सकता है, नॉन इंटरनेट बिजनेस भी हो सकता है. हर बार ई बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि वो इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है. जैसे कि मैंने बोला, डेफिनेशन में क्या लिखा है, अपन ने क्या बोला? एनी फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन दैट यूजेज द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करता है वो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार इंटरनेट का यूज करता है ना? कैसे? सपोज अगर मैं कोई भी वेबसाइट के थ्रू चीज परचेज कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं इंटरनेट के थ्रू ही परचेज कर रही हूँ, तो वो चीज हो गई मेरी इंटरनेट बिजनेस. लेकिन नॉन इंटरनेट बिजनेस में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हमारी जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं, है ना? आप क्या करते हो, कोई भी, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसमें क्या करती हूँ मैं, कोई भी अपना जो कॉइन्स है या जो मनी है वो दे के मैं अपना कोई भी जो भी आइटम मुझे चाहिए वो मैं ले लेती हूँ, ठीक है? वो मेरे पास आ जाता है. तो जो उसका ट्रे होता है उसमें मेरे पास वो आइटम आ जाता है, फाइन. तो जो वेंडिंग मशीन से अगर मैं कोई चीज परचेज कर रही हूँ तो वो चीज मेरी नॉन इंटरनेट बिजनेस है, लेकिन हाँ वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जरूर है, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर. Yes, now it is turn to discuss the benefits of e-business, right? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो इसके बेनिफिट्स दोनों के लिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन या सेलर के लिए और कस्टमर के लिए, राइट? पहले अपन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेनिफिट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट सेज रिड्यूसेस इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक, राइट? तो आपका जो भी स्टॉक है उसको आप रिड्यूस्ड इन्वेंट्री का यहाँ क्या समझेंगे अपन? मतलब हमको जबरदस्ती स्टॉक इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी या जैसे हमारे पास ऑर्डर आएगा, है ना, उस हिसाब से हम अपना इन्वेंट्री रखेंगे. कभी क्या होता है कि नॉर्मल बिजनेस में कभी हमने बहुत ज्यादा इन्वेंट्री बना के रख दिया, बहुत सारा सामान स्टोर करके रख दिया स्टॉक में, ठीक है, अपने वेयर हाउस में बहुत सारा सामान रख दिया, लेकिन उस चीज का डिमांड ही नहीं है, कस्टमर को वो चीज चाहिए ही नहीं, राइट? तो वो सामान रखे रखे क्या हो जाएगा? या तो एक्सपायर हो जाएगा या खराब हो जाएगा, XYZ बहुत सारी चीजें उसके साथ हो सकती हैं. तो यहाँ पर क्या होगा ई बिजनेस में? डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द कस्टमर हम क्या करेंगे? अपने इन्वेंट्री को रखेंगे. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. यहाँ पर क्या होगा? एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा इम्प्रूव्ड मिलती है ई बिजनेस में. नेक्स्ट इज नो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और आउटलेट. अगर मैं किसी अच्छे लोकेशन पे, जहां पर मेरा बिजनेस चलेगा, उस लोकेशन पे अगर मैं कोई आउटलेट स्टोर
रखती हूँ या खरीदती हूँ उसका मुझे रेंट देना पड़ेगा, है ना, उसके बाकी के जितने भी चार्जेस होते हैं वो देने पड़ेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर हम ई बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे किसी भी आउटलेट स्टोर की जरूरत नहीं है ना, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट देने की जरूरत है, ना ही रेंट देने की जरूरत है, किसी भी तरह का कॉस्ट का जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल अपने कस्टमर्स को जो भी चीजें चाहिए वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके डिमांड के अनुसार, है ना, परचेज करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द न्यू मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब। अगर आपका कोई रिटेल स्टोर है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो आप सिर्फ वहां उस एरिया के कस्टमर्स को ही सर्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आप अक्रॉस द ग्लोब, राइट, नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब, कहीं पर भी किसी भी तरह से जो कस्टमर्स हैं उनको क्या कर सकते हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। वाई? बिकॉज आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप उनको जितनी भी जो भी चीज चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू उनकी डिमांड को फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट इज प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर्स। कई बार क्या होता है कि अपन कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आता है एक रिटेल शॉप पे, तो उसका ब्रीफ हमको नहीं किया जाता, उसकी उस प्रोडक्ट के बारे में हमको ब्रीफ नहीं किया जाता कि कैसा प्रोडक्ट है ना, उसके सिर्फ हमको क्या बताता है वो जो शॉपकीपर है वो उसका प्राइस बता देता है और अपन उसके हिसाब से उस चीज को लेके आ जाते हैं, ठीक है, या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमको बता सकता है। लेकिन मैं ऑनलाइन कोई चीज परचेज कर रही हूँ तो आप देख सकते हो उसमें सारी डिटेल्स जितनी भी होती हैं अलॉन्ग विद द प्राइस, एवरी अदर डिटेल इज ऑल्सो मेंशन्ड, सारा उसका जो कोटेशन होता है वो मेंशन होता है। तो यहां पर हमको क्या मिलता है, ये फैसिलिटी मिलता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स या इम्प्रूव्स द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या हो गया कि एक क्लिक पे हमारा हम जो भी चीज परचेज करना चाह रहे हैं, है ना, या हमारे कस्टमर जो भी चीज परचेज करना चाह रहे हैं तो उसको हम एक क्लिक पे क्या कर सकते हैं, उसके ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। एक और चीज है, एम्प्लॉयज को भी इस चीज से मोटिवेशन मिलता है। तो हमने क्या बोला, इम्प्रूव्स द एम्प्लॉय मोटिवेशन थ्रू फ्लेक्सिबल मेथड्स। अब एम्प्लॉयज को दिन भर एक रिटेल शॉप में या जो भी आपका बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो कस्टमर्स बोल रही हूँ, जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो भी कहीं पे भी घर बैठे वर्क फ्रॉम होम, अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, राइट, तो घर बैठ के भी अपना काम इजीली कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल तरीके से अपना काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स में कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी क्या होता है, एक तरह का मोटिवेशन होता है फॉर द एम्प्लॉयज, बिकॉज दे कैन वर्क ऑन देयर ओन टाइम, है ना, दे कैन वर्क फ्रॉम देयर होम, और इफ दे आर वर्किंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, सो इट इज नॉट लाइक दे हैव टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम। ऑलराइट, यस, नाउ व्हाट इज द बेनिफिट फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है? सबसे पहला कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग क्यों? कॉस्ट एंड टाइम सेविंग, राइट। तो हमको जिस मार्केट से कोई भी चीज लेनी है वहां जाने की जरूरत नहीं है ना हमारा गाड़ी का पेट्रोल खर्च हो रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। ओके, हम क्या करेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और हमको घर बैठे होम डिलीवरी मिल जाएगी उस पर्टिकुलर चीज की जो हमने ऑर्डर करी है। तो एक तरह से हमारा कॉस्ट सेव हो रहा है, राइट, टाइम भी सेव हो रहा है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस, बेटर सर्विसेज मिलती हैं। बाय चांस अगर आपको कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज करना है तो आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज हो जाता है, राइट। तो सर्विसेज भी आपको घर बैठे मिल रही हैं और साथ में बेटर सर्विस मिल रही है। अगर आपको वैसे ही कोई प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना है तो आपको उसके लिए खुद जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्पीड होता है रिस्पॉन्स का वो भी बहुत फास्ट होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वी आर नॉट श्योर, अगर मुझे कोई चीज एक्सचेंज करनी है तो वो वापस शॉपकीपर मुझसे वापस लेगा या नहीं लेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, राइट। लेकिन मैं ऑनलाइन कोई चीज को परचेज करती हूँ, वी ऑल आर नाउ एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग, राइट। मेरे समझाने से ज्यादा बेटर होगा कि आप लोग एक्सपीरियंस करते हो डेली लाइफ में, उस चीज को रिलेट करो। तो क्या होगा कि हम क्या कर पाते हैं, जो भी चीज हमको चाहिए होती है, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, अपन ऑर्डर करते हैं। उस प्रोडक्ट को अगर बाय चांस में कुछ कमी दिखती है तो उसको हम एक्सचेंज करते हैं। तो उस चीज से क्या होता है, बहुत ही फास्ट तरीके से, फास्ट इन द सेंस एक क्लिक पे ही हमारा वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, हमारा ऑर्डर भी कैंसिल हो जाता है या वो चीज एक्सचेंज हो जाती है। तो आपको सर्विसेज तो बेटर मिल रही हैं, राइट, एंड एट द सेम टाइम स्पीड में भी मिल रही हैं, उसका जो रिस्पॉन्स है बहुत फास्ट भी मिल रहा है, right? So I hope this is clear. These are the benefits of e-business. Now चलिए कुछ e-business portals या websites डिस्कस कर लेते हैं।
नाउ डेज तो इट इज वेरी कॉमन, राइट। आजकल ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस ऑनलाइन ही चलता है, तो उनके अपने वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू वो लोग अपना ट्रांजेक्शन करते हैं या ई बिजनेस करते हैं। लेकिन कुछ मेजर वेल नोन पोर्टल्स हैं जिनकी अपन बात करेंगे। नंबर 1 इज IRCTC, राइट, रेलवे सिस्टम ऑफ इंडिया, रेलवे रिजर्वेशन। देन नंबर 2 इज ऑनलाइन रिजर्वेशन साइट्स जैसे कि यात्रा, मेक माई ट्रिप, इस तरह के। नंबर 3 इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हमारा जो LIC ऑफ इंडिया है वो चीज। देन हो गए ई बैंकिंग वेबसाइट्स, जितने भी बैंक्स हैं उनके जो भी वेबसाइट्स हैं या मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज हैं वो सारी। देन नेक्स्ट इज ऑनलाइन स्टोर्स, राइट, शॉपिंग स्टोर्स या ई कॉमर्स स्टोर्स जितने भी हैं, हमारे जो ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं जैसे कि Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, राइट। नेक्स्ट है ऑनलाइन ऑक्शन साइट विच इज वेरी फेमस, वी ऑल नो, eBay.com। देन है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोकेशंस पे इजीली मनी ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट करके। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, पोर्टल्स हैं, कुछ वेल नोन पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, ई बिजनेस कर सकते हैं, राइट। या ये ई बिजनेस कर सकते हैं का मतलब ये ई बिजनेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ ई बिजनेस, राइट। तो चलिए, इम्पैक्ट्स मैंने आपको ई गवर्नेंस के टाइम पे भी बताया था, किसी भी चीज के इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, राइट। अभी सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ ई बिजनेस मतलब सोसाइटी के ऊपर ई बिजनेस के क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो पहले अपन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात कर लेंगे। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन द इंटरनेट यूजर्स, इंक्रीज इन इंटरनेट यूजर्स, राइट। वी ऑल नो कि अगर मुझे चीजें ऑनलाइन ही परचेज करनी है ना, तो ऑब्वियसली उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, उन प्रोडक्ट्स को देखना है और कंपेयर भी करना है, उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मुझे परचेज करना है। जहां पे मुझे ज्यादा बेटर डील मिलेगी मुझे वहीं पर प्रोडक्ट को परचेज करना है, वहीं से प्रोडक्ट को परचेज करना है, राइट। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें कैसे हो पाएंगी, इफ आई हैव इंटरनेट इन माई PC और इन माई फोन, राइट। तो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट सेज इंक्रीज इन द इंटरनेट यूजर्स। नंबर 2 मिडिल क्लास अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लो कॉस्ट फ्लाइट्स, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। मिडिल क्लास अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, ये हमारी बुक में भी दिया हुआ है, टुवर्ड्स लो कॉस्ट फ्लाइट्स, लो कॉस्ट फ्लाइट्स, राइट। अभी क्या है, पहले क्या होता था कि फ्लाइट में बहुत ही सिलेक्टेड लोग ट्रैवल कर पाते थे। सिलेक्टेड मतलब ऑब्वियसली क्योंकि फ्लाइट का जो टिकट होता था वो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा सस्ता नहीं होता था, एक्सपेंसिव होता था, राइट। उसका कॉस्ट जो था काफी ज्यादा होता था। तो क्या करते थे, सिर्फ कुछ ही लोग ट्रैवल कर पाते थे, जो बड़े बिजनेसमैन होते थे या पॉलिटिशियंस होते थे, सिर्फ वही लोग ट्रैवल कर पाते थे। लेकिन अभी जो कुछ टाइम पीरियड से क्या हो गया है, पिछले कुछ सालों में उनका जो कॉस्ट है काफी कम हो गया है, राइट। तो मिडिल क्लास या कोई भी आम आदमी बहुत इजीली ट्रैवल कर सकता है क्योंकि 2-2.5 हजार रुपए का टिकट मिलता है उसका फ्लाइट का, ठीक है। तो बहुत इजीली कोई भी आम आदमी उसमें ट्रैवल कर सकता है। तो वी कैन से मिडिल क्लास इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लो कॉस्ट फ्लाइट्स। नंबर 3 चेंज इन द ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट्स, चेंज इन ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट्स। पहले जो हम शॉपिंग करते हैं या रिटेल स्टोर पे जाके शॉपिंग करते हैं, है ना, उसमें और अभी वाला जो हमारा शॉपिंग का मेथडोलॉजी है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, डिफरेंस आया है, राइट। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नॉन मेट्रो शॉपर्स, and the last one is increase in the online payments, right. now नॉन मेट्रो शॉपर्स का मतलब क्या हुआ, मेट्रो शॉपर्स मतलब जो ओन सिटी से विद इन द सिटी के अंदर ही शॉपिंग करते हैं, राइट। लेकिन नॉन मेट्रो मतलब आउटसाइड योर सिटी एज वेल। तो अभी अपन क्या करते हैं, जब अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि हम विद इन द सिटी अपने सिटी के लोगों से ही सामान खरीद रहे हैं, अपने सिटी के ही एरिया में से शॉपिंग कर रहे हैं ना, हम बाहर की सिटी से शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर किसी लोकेटेड स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं, है ना। तो उस चीज को क्या बोलेंगे अपन, इंक्रीज इन द नॉन मेट्रो शॉपर्स। एंड द लास्ट,
It is online payment, increase in the online payments. Obviously, when you are making the shopping online, yeah, if you are purchasing something online, तो you have to do the payment as well online, right? तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जितने भी आपके वॉलेट्स हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट करते हो, तो वह सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? ऑनलाइन शॉप पेमेंट के अंदर, राइट? नाउ नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है मल्टीपल इश्यूज ऑफ ट्रस्ट। मतलब अगर मैं अपने एरिया के किसी शॉपकीपर से कोई चीज परचेज करती हूँ, तब क्या होता है कि आई नो द शॉपकीपर और आई नो द हम क्या समझते हैं कि हम उस पर्टिकुलर एरिया में जाके परचेज करेंगे, उस पर्टिकुलर शॉपकीपर से परचेज करेंगे जहां से हम इतने सालों से चीज परचेज कर रहे हैं, तो हमको प्रोडक्ट सही मिलेगा। एक ट्रस्ट, लेवल ऑफ ट्रस्ट मेंटेन हो जाता है, राइट? या अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मेरी खुद की सिटी में है या खुद के मार्केट जो है एरिया पास में ही है मार्केट, तो मैं जाके उस चीज को एक्सचेंज कर सकती हूँ, राइट? लेकिन अगर मैं वही चीज ऑनलाइन परचेज करती हूँ, ठीक है, जो मुझे नहीं पता कि उसका एग्जैक्टली उसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है या एग्जैक्ट जो स्टोर है वो कहाँ पर है, तो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो होता है ना, उसमें थोड़े से इश्यूज आते हैं। तो मल्टीपल लेवल्स इश्यूज ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट जो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेलीकॉम रिलायबल कनेक्टिविटी, टेलीकॉम फॉर रिलायबल कनेक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इंडिया का जो टेलीकॉम का, टेलीकम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। उसके सिग्नल्स की अगर मैं बात करूं तो उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो वहां पर कई बार क्या होता है कि कनेक्टिविटी के इश्यूज आ जाते हैं, कुछ ट्रांजेक्शंस फेल हो जाते हैं किसी कारण से, ठीक? तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो ई बिजनेस है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, this is also one of the negative impacts, or you can say disadvantage of e-business in our country. Now challenges of e-business, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। e-business तो हमने पढ़ लिया, उसके सोशल इम्पैक्ट्स भी पढ़ लिए, बेनिफिट्स है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, देन उसके बेनिफिट्स, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अभी क्या है चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब क्या होता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ई बिजनेस में, या कौन से चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ेंगे जिसको कि हमको ओवरकम करना होता है ताकि आपका ई बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चले, राइट? तो सबसे पहला है अट्रैक्टिंग एंड कीपिंग द कस्टमर्स। सी ओनली अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स विल नॉट वर्क। एक बार अगर हमने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लिया बेटर डील्स देके, उसके बाद फिर दोबारा हमने कभी वापस उनको कोई वैसी अच्छी डील्स नहीं दी, तो दिस विल नॉट वर्क। तो वंस यू हैव टू अट्रैक्ट द कस्टमर एंड यू हैव टू कीप द कस्टमर्स। आप यही कोशिश करो कि वो जो कस्टमर है वो आपसे छूटे ना, ठीक है? अगेन एंड अगेन वो आप ही के वेबसाइट पे आके आपको ऑर्डर प्लेस करे। नेक्स्ट, बिकमिंग कस्टमर सेंट्रिक। ये चीज कैसे हो पाएगी? तब हो पाएगी जब आप कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखो। कस्टमर सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि आप कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमर को डील दो। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर कस्टमर नीड्स एंड देन यू हैव टू गिव द डील अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर, राइट? उसको क्या एग्जैक्टली क्या चाहिए वो चीज हमको देखना है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड एम्यूलेटिंग द बेस्ट प्राइजेस। कस्टमर को कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखने के साथ हमको क्या करना है? ऑब्वियसली उसको क्वालिटी देना है, ठीक है? बेस्ट क्वालिटी अगर हम उसको प्रोवाइड करेंगे तभी वो कस्टमर हमारे पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और क्वालिटी के साथ साथ उसको बेस्ट प्राइस में वो चीज देनी है, ठीक है? देन नेक्स्ट इज टाइम टू मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम टू मार्केट से हम ये समझते हैं कि इतना रैपिड जो इंक्रीज हो रहा है मार्केट में, राइट? हर रोज इंसान को क्या चीज चाहिए? नई चीज चाहिए। तो हमको क्या क्या चीजों को माइंड में रखना है? वन थिंग कि क्वालिटी में हमको कोई कमी नहीं रखना है, राइट? ना ही उसकी सर्विसेज में कोई कमी रखना है, ओके? एंड जो हमको जो भी प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड करना है उसका प्राइस भी बेस्ट देना है ताकि वो कस्टमर हमारे साथ रहे, राइट? तो क्या देखना है सबसे पहले कि क्वालिटी में कोई कमी ना हो, प्राइस में कोई प्राइस उसको ऐसा प्रोवाइड करें कि उसको समझ में आए कस्टमर को। दूसरी चीज ये कि हमारी मार्केटिंग भी हो जाए, या फिर हमारा जो अभी जो मार्केट एरिया है, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट एरिया जो है, जो कि हर दिन चेंज हो रहा है या हर कस्टमर को रोज नई नई चीजें चाहिए, तो वो नई चीजें हम प्रोवाइड करें विथ ऑल दीज फैसिलिटीज। नाउ अडॉप्टिंग द इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि टोटली ऑफलाइन हो जाना, राइट? ऑनलाइन बिजनेस को
ज्वाइन करना है अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल मेथड्स। क्यों? क्योंकि अगर आपको सपोज बैनर्स प्रिंट करवाने हैं अपने, राइट, या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना है तो टेलीफोनिक इज द ओल्ड स्कूल मेथड, राइट, या बैनर्स प्रिंट करवाना तो दैट इज ऑल्सो ओल्ड स्कूल मेथड। इफ यू वॉन्ट योर बिजनेस टू ग्रो, अगर आप ई बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो अलॉन्ग विथ दैट ई और इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक, we can say along with the electronic technique, you have to apply or put on the old traditional methods as well, so that you can interact with your customers through the telephone calls, or you can have the advertisements of your e-business through the form of printed pages. So I hope today's class is clear to you. If you have any doubts, you can ask me. मैंने आपको e-business का overview दे दिया है, right? You have to read this from your book, and if you face any problem, you can just ask me. Thank you.